चू नहीं, वैसे छोटी छोटी बात पे अभी ट्रिपल तलाक कानून हटाया, मौलाना देखो जाके बैठ जाते टीवी पे, घंटों बोलते रहते, हदीसें दिखाने लगेंगे, सूरा दिखाने लगेंगे, कुरान की आयतें जो है वो बताने लगेंगे। जब इन सब पे बात हुई फिर चुप, एक तरफ से चुप। कई जगहों पे तो खुशी मनाई जा रही है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते काफिरों को मार दे। एक देश के अंदर रहे, इस देश के संसाधनों का उपयोग करके ये शब्द कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे इतनी नफरत होती है। तो भारत को सिविल वॉर, वो भी डॉक्टर मेडिकल मतलब एसेट होती कंट्री के लिए, 4 सीटें, करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती डॉक्टर बनाने के लिए, सिर्फ एक आइडियोलॉजी के लिए, एक विचारधारा के लिए अपने लोगों को मारना। ये कौन सी जो है देशभक्ति है, कौन सा नेशनलिज्म है यार, कौन सा हक है? क्यों नहीं बात करते इस्लाम को मानने वाले कि भाई ये क्या आइडियोलॉजी, अपने लोगों को क्यों मार रहे हो? किस बात का गुस्सा है, किस बात की चीज है? भारत तुम्हें तो भारत के लोगों ने जो है वो डॉक्टर बनाया, भारत सरकार ने तुम पे पैसे खर्च किए, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो। इतना रेडिकलाइजेशन इमेज को खराब करने की, भारत इसमें बहुत ताकतवर होता चला जा रहा है। भारत की इमेज को खराब कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, ताकि हम फिर उस तरह से ट्रैप में फंस जाए, हमारा इन्वेस्टमेंट ना आए, लोग जो पैनिक रहे, भारत की इमेज खराब हो। हम भूल चुके थे कि भारत के अंदर भी कुछ ऐसा मेनलैंड में, हार्टलैंड में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कल फाइनली भारत के दुश्मन जो है वो कामयाब रहे। हालांकि 3200 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया है। ये तो बहुत छोटा सा था, जिस स्तर की साजिश हुई है ना, पूरे भारत को एक साथ दहलाने की थी। तो मैं ये विचार कर रहा था इस पे कि मतलब एक साथ कल जैसे गुजरात के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद शाम तक हरियाणा में पकड़ा गया, और इतना क्रैकडाउन करने के बावजूद भी ये लोग कामयाब हो गए। इस समय भारत की जो सक्सेस है उसको बहुत लोग रोकना चाहते हैं, बहुत सी शक्तियां भारत के अंदर भी। लेकिन वही है, कल मैं यही सोच रहा था, इसमें जो नाम आ रहे हैं वो सब डॉक्टर्स हैं और सब भारत के निवासी हैं। बार बार ये मेरे दिमाग में आता है, राष्ट्र बड़ा या धर्म? अब ये इस्लामिक समुदाय को भी तय करना पड़ेगा, बहुत ये मामूली बात नहीं है। और आपको डॉक्टर बनाने के पीछे सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, और अब डॉक्टर बन के AK-47 भी पकड़ी गई है, बहुत भयानक एक्सप्लोसिव पकड़े गए। अगर ये कामयाब हो जाते ना, तो पूरे भारत में इनका था कि पूरी सीरीज ऑफ इवेंट शुरू करने का, इतना एक्सप्लोसिव था, तो बहुत बड़ा कुछ कांड करना था। और सभी मेडिकल स्टूडेंट, सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स, पता नहीं क्यों ऐसी आइडियोलॉजीज घुसती चली जा रही है, और इस्लाम इस पे कोई बात नहीं कर रहा, कंडेम नहीं किया लोगों ने यार, आगे बढ़कर कंडेम नहीं किया। अब ये होगा कि कोई बोल देगा तो होगा भाई ये सारे लोग हैं एक ही धर्म से क्यों हैं, लेकिन सवाल है कि वहां से कंडेमनेशन क्यों नहीं आ रहा कि पढ़ा लिखा यूथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो भी डॉक्टर मेडिकल मतलब एसेट होती कंट्री के लिए, 4 सीटें, करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती डॉक्टर बनाने के लिए, सिर्फ एक आइडियोलॉजी के लिए, एक विचारधारा के लिए अपने लोगों को मारना। ये कौन सी जो है देशभक्ति है, कौन सा नेशनलिज्म है यार, कौन सा हक है? ये तो सिविल वॉर की तरफ भारत को लेके जा रहे हैं ना, अपने लोगों को मार देना। उसमें कितने बच्ची होगी, किसी का कोई फादर होगा, कोई शादी की शॉपिंग करने निकला होगा, शादी ब्याह का सीजन है, एक झटके में इतने घर उजाड़ दिए। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत क्रैकडाउन किया। मैं पढ़ रहा था पिछले 30 दिनों में कितने क्रैकडाउन किए, नहीं तो इतने बड़े स्तर पर साजिश थी, इतने बड़े स्तर पर साजिश थी कि आप अंदाजा नहीं। और कोई और गवर्नमेंट होती तो अब तक तो धमाकों की श्रृंखला शुरू हो जाती। भारत ने पाकिस्तान को 39 मिनट्स में जवाब दिया, इनको क्या जवाब दें? सिर्फ एक आइडियोलॉजी की वजह से। आइडियोलॉजी हमारी देश की सीमाओं को पार कर रही है, बहुत ही खतरनाक है। कभी आप लोगों को मौका मिले, आप लोग जब इस खासतौर पर इस्लाम को मानने वाले, जब भी आपके मौलाना उलेमा ये मिले, तो एक बार उनसे बात जरूर करना। What kind of bullshit is this? हमारे ही लोग हैं ना वो। तुम्हें भी इसी देश ने पाला पोसा, इसी देश ने मेडिकल स्टूडेंट बताया, आपने भी नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, आपको भी मौका मिला तभी तो आप डॉक्टर बने। ऐसे बन गए आबरा का डाबरा करके। पढ़े लिखे आप यूथ हो और क्या कर रहे हो ये? अगर ये कामयाब हो जाते ना, तो इनका टारगेट था कम से कम 10 ब्लास्ट की सीरीज बनाना। 3200 किलो आरडीएक्स, समझ रहे हो कहां जाता? सिक्योरिटी फोर्सेस पागलों की तरह लगी पड़ी थी। 12 साल से हम भूल चुके थे, हम कभी भी आज बिना खौफ के कहीं भी आ जा सकते थे। याददाश्त भी नहीं बचा कि हम कभी इस तरह से हमारे बाजारों में होता था, पहले ट्रेन में होता था। भारत के दुश्मन इस तरह, लेकिन भारत के दुश्मनों का सहारा कौन बन रहा है? एक बहुत खतरनाक इशू है। क्यों नहीं बात करते इस्लाम को मानने वाले कि भाई ये क्या आइडियोलॉजी, अपने लोगों को क्यों मार रहे भाई? किस बात का गुस्सा है, किस बात की चीज है? भारत तुम्हें तो भारत के लोगों ने जो है वो डॉक्टर बनाया, भारत सरकार ने तुम पे पैसे खर्च किए, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो। इतना रेडिकलाइजेशन ये बहुत ही गलत है, क्योंकि कब तक हम इस तरह से अपने काम को रोक के रखें? भारत की इमेज को खराब करने की, भारत इस समय बहुत ताकतवर होता चला जा रहा है, भारत की इमेज को खराब कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, ताकि हम फिर उस तरह से ट्रैप में फंस जाए, हमारा इन्वेस्टमेंट ना आए, लोग जो पैनिक रहे, भारत की इमेज खराब हो। तो अब वो शक्तियां बिल्कुल पागल हो चुकी हैं, उनको भारत को रोकने के लिए किसी में, और भारत का ही यूथ इसका शिकार बन रहा है। अनपढ़ होता, कोई बाहर से आया होता, पाकिस्तान से आया होता, ये हमारे हैदराबाद के लोग, कश्मीर के लोग यार, इतना दिमाग में फितूर भरा हुआ है। इस फितूर की जैसे लग रहा है कि कोई रोक टोक ही नहीं है।
इस पर बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब कोई आवाज उठा देता है कि सभी लोग जो एक ही धर्म से क्यों आ रहे हैं, तो फिर ये होता है कि भाई इस्लामोफोबिया और ये फोबिया वो फोबिया। लेकिन प्रश्न तो है ना, वो आप ही क्यों, आप राष्ट्र के ऊपर धर्म को कैसे रख सकते हो? बोले है हमारे पास लिखा हुआ, हमें बताया जाता है। गलत बताया जा रहा भाई। नेशन है तो आप हैं, नेशन नहीं तो आप नहीं बचेंगे ही नहीं। सूडान में क्या हुआ, जरा उठा के देखिए सूडान में क्या हुआ। नरसंहार हुआ है, किसका हुआ है? इस्लाम को मानने वाले। किसने किया? इस्लाम को मानने वालों ने। मरने वाला भी वही था, मारने वाला भी वही था। नरसंहार हुआ है वहां पे, और दोनों एक ही धर्म को मानने वाले। तो इसका मतलब अगर राष्ट्र नहीं तो फिर कुछ नहीं है। और पढ़ा लिखा यूथ इसके साथ जो है रेडिकलाइज हो रहा है इतना कि मतलब बताओ, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या वाला देश है, हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लगा सकते हम। एक बहुत बड़ा जवाब हमें देने की कोशिश की गई है। कितने सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दोगे? मान लो तुम्हारे देश का कोई आदमी, कहां इनका ठिकाना बना था? ये लोग कहां रह रहे थे? कि हवा में से आए हैं? कहां पढ़े लिखे ये लोग? 5 साल 4 साल की डिग्री इन्होंने ली तो भारत के अंदर ही रह के ली ना। इतना रेडिकलाइजेशन, ये एक दिन में 3200 किलो आरडीएक्स आ गया होगा। पता नहीं कितने महीनों से जमा किया जा रहा होगा, कैसे कैसे आया होगा। ये साजिशें कब से चल रही होंगी, जरा सा हमसे कोई पता नहीं इसमें कितने नेता शामिल होंगे कितने। तो यहीं पर सोचने की बात है कि धर्म के नाम पर हम कब तक जो है इस तरह से काम करेंगे। देश आगे बढ़ेगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम जाएंगे, $6 ट्रिलियन बनेंगे, तभी तो यार सबको मिलेगा। सिर्फ ये फितूर इन नेताओं ने भरा, और ये खुद भी जो है ये सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान इस्लाम ही पहुंचा रहा है आज की डेट में। बुरा किसी को भी लग सकता है, बट फैक्ट है यही। एक एग्जांपल लेता हूं, बनारस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना। अब कहेंगे भाई हिंदू धर्म का है, कोई बात नहीं है। आज पूरे यूपी की सबसे बड़ी जीडीपी का सेंटर वही है। अभी एक इकोनॉमिस्ट ने एक रिसर्च निकाली है कि आज की डेट में 2 चीजों की वजह से भारत एक्चुअली, आप ये समझ नहीं पा रहे हो, भारत एक सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है। हर अर्थव्यवस्था का नेचर अलग होता है। हम किस तरह की इकोनॉमी है? कल्चरल इकोनॉमी है। हम एक संस्कृति हैं। हर चीज को आप प्रोडक्शन में लेके नहीं जा सकते। अब देखो क्या हुआ, सबसे ज्यादा यूपी में पैसा आता था, यूपी का रेवेन्यू आता था नोएडा से आता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं था। अभी क्या हुआ, भारत के 2 सेंटर, यूपी के 2 सेंटर रिवाइव कर दिए गए। एक राम मंदिर, अब कई लोग इसको बहुत चिढ़ सकते हैं, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए धर्म और संस्कृति में अंतर होता है। धर्म आज आपका ये है, कल कोई और हो सकता है, कल को आप हो सकता है धर्म को छोड़ दें, कुछ और बन जाए, लेकिन संस्कृतियों को आप नहीं बदल सकते। जो उस लैंड की खासियत है वो रहेगी। और दूसरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रिवाइव कर दिया, अब दोनों सर्किट जुड़ गए। आज नोएडा के टोटल इकोनॉमी को पिछाड़ते हुए ये दोनों सबसे आगे निकल गए। आज यूपी की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन गए। अब वहां पर अभी एक हाल में इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च किया कि जो व्यक्ति, और ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, उन्होंने रिसर्च किया कि 70%, मैं तो अपनी आंख से देख कर आया हूं, 70% लोग साउथ इंडिया से कहां आ रहे? उत्तर प्रदेश। तो ये कल्चरल इंटीग्रेशन है कि नहीं है? जो साउथ और नॉर्थ का जो डिवीजन है वो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो अंग्रेजों ने साजिश की थी कि द्रविड़स्तान और दलितिस्तान को हम अलग अलग कर देंगे, जो ये आता है कि भाई हम द्रविड़ियन लोग हैं, हम अलग हैं, आज एक साथ हुए कि नहीं हुए? मैं खुद गया था, वो इतने धार्मिक परंपराओं से उसका पालन, नंगे पैर चल रहे हैं, सुबह तुड़ही बजाते हुए जा रहे हैं, और मुझे पूरा ऐसा लगा कि मैं तमिलनाडु में आ गया हूं। वही इडली सांभर, वही जो है नारियल का तेल, वो कॉफी, चाय में भी कॉफी मिला के पी रहे हैं। मैंने पिया वहां पे बैठ के, और बहुत ही मतलब ऐसा कई बार ऐसा लगा। नाट्य परंपराएं, नृत्य, भरतनाट्यम, वहां पे छोटे छोटे सेंटर्स खुले हुए हैं, और बड़े अच्छे म्यूजिक के सेंटर है वहां पे। तो पूरा, और कहां पर? भारत के उत्तर प्रदेश के बनारस में। एक तरफ बनारस के, अब बनारस की है बहुत खास संस्कृति है। जो बनारस के हस्तशिल्प है उसमें मोस्टली इस्लाम को मानने वाले लोग काम करते हैं, जो वहां साड़ियां बनाते हैं, जो जुलाहे का काम कर रहे हैं। अब वहां पर इकोनॉमिस्ट ने जो है वो एक आउटपुट निकाला कि जब भी कोई व्यक्ति, अब जब से कॉरिडोर बन गया है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सुविधाएं हो गई, और राम मंदिर तक का पूरा कॉरिडोर बना दिया, वंदे भारत से कनेक्टिविटी कर दी, एयरपोर्ट बना दिया, रेलवे स्टेशन अच्छे कर दिए, तो क्या हुआ? भारत की कल्चरल इकोनॉमी बूम कर गई। भाई साहब मैं गया था, मैं पैर रखने की कहीं जगह नहीं, इतनी भीड़, और किसी भी दुकान में चले जाओ भाई साहब लाइन लगी पड़ी है। क्यों? उन्होंने कहा कि एक औसतन आदमी जब जा रहा है यहाँ पे 4000 से 5000 रुपए खर्च कर रहा है, 4000 to 5000 रुपीज। अब यार मुझे बताइए, वहां पर बहुत सी दुकानें, क्या आप किसी दुकान पे धर्म पूछ के जाते हैं? मैंने तो नहीं पूछा चाय वाला कौन था, भूख लगी थी, नहाने जा रहे थे, कहीं कुछ मिल जाए, खट से पी लिया चाय, ब्रेड खा लिया, कचौड़ी खा ली, जो भी मिल रहा है अपना खाते हुए। इतने लोग वहां पे, जब आप जाओगे दशाश्वमेध घाट तो कोई खिलौने बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कभी आप किसी का धर्म पूछते ही नहीं, धर्म पूछ ही नहीं रहे हो। कपड़े बेच रहे हैं, छोटे बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं, खिलौने, चूड़ियां, तो ये बताओ उसकी इकोनॉमी है ना? लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं यार, टाइम नहीं उनके पास बात करने का। तो जब ये इकोनॉमी जा रही है तो क्या धर्म पूछ के जा रही है? अब ये बताओ, चाय वाले वहां पे ई रिक्शा इतने चल रहे हैं,
कभी किसी से धर्म पूछा ये रिक्शा वालों का धर्म क्या है? तो अगर उनके जितने मल्लाह हैं, आज आप वाराणसी में चले जाओ, पूरी नदी के ऊपर खाली नाव ही नाव, पूरी नदी के ऊपर नाव ही नाव है। इतने टूरिस्ट, 300 रुपए 200 रुपए टिकट एक चक्कर लगाने का। मुझे बताओ, क्या वो मल्लाह सारे हिंदू हैं? है, सभी इस्लाम को, बहुत से इस्लाम, क्योंकि ये काम परंपरागत रूप से वो करते चले आए। बनारस के घाटों में वो सालों से ये काम करते चले आए। भाई साहब, आज वो ठेके उठाने लगे हैं, इतना पैसा आ रहा है, पूरा ऑनरशिप क्रिएट कर लिया उन्होंने, कॉन्ग्लोमरेट बना लिया है, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ने भेज रहे हैं, बैंक बैलेंस बनाया, मकान बना लिए उन्होंने। तो ये मुझे बताओ, भारत एक सांस्कृतिक जो है वो अर्थ की होती है। तो जब भारत को डिस्टर्ब करोगे, और पाकिस्तानी करता तो इतनी तकलीफ नहीं होती, पाकिस्तानी करता तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी हिंदुस्तानी, वो भी पढ़ा लिखा, जिसके पीछे सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर दिए उसको डॉक्टर बनाने में, उसको मेडिकल जो है सपोर्ट देने में। अब इतनी तकलीफ होती है कि क्या बताएं तुम्हें। तो ये बहुत गलत है और इस पे आवाज उठनी चाहिए। बुरा लगेगा, जैसे भी कुछ होगा इस्लामोफोबिया बढ़ जाएगा, अरे लोग चढ़ते, ऐसा नहीं है। तुम्हारा ही नाम क्यों आ रहा है भाई बार बार? रमेश दिनेश का क्यों नहीं आ रहा है? तो सवाल है कि देश सबसे बड़ा है, इस पर क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते आप, ये बात ध्यान रखिए। आप अपने देश के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि इसी देश ने आपको डॉक्टर बनाया, इसी देश के रिसोर्सेज से आप डॉक्टर बने हैं। तो आप इस देश को किसी फॉरेन आइडियोलॉजी के बेस पे आप बर्बाद नहीं कर सकते। जितनी कड़ी, अभी जैसे कड़ी सजा मिलने लगेगी, आ जाएंगे अभी 2-4 कपिल सिब्बल और जैसे ऐसे जो है वकील। मुझे लग रहा है भारत को अलग मूड में जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा राष्ट्र सबसे पहले। और ये जो लोग हैं ये क्यों नहीं सीख रहे हैं कि राष्ट्र सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। फिलिस्तीन मजबूत होता तो आज वहां पे गजा नहीं बन जाता। हम आज अपने घरों में सो पा रहे हैं क्योंकि हमारा राष्ट्र मजबूत है। ये कॉन्सेप्ट आप ब्लर नहीं कर सकते, आपको भले चाहे अपने धर्म से कितना भी प्यार हो। जब जब जिन्होंने धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखा है, इतिहास गवाह है, कुछ नहीं बचा है। कोई भी साम्राज्य उठा के देख लो, जब जब रिलीजन को पहले अगर देश के ऊपर रखा गया है, सबसे खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुई है। सूडान, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, कितने नाम गिनाऊं, इराक, कितने नाम गिनाऊं। क्या दुर्दशा है यहां पे, आपको अंदाजा भी नहीं है। सचमुच ये बहुत दुख की बात है कि भारत को हमेशा भारत के लोगों से ही खतरा रहा है। बाहर के खतरे को तो हमने वहीं पे डोर स्टेप पे निपटा दिया। इनका क्या करें समझ में नहीं आ रही। और एक आइडियोलॉजी को, सबसे बड़ी बात है, बाहर का कोई व्यक्ति बोलेगा बड़ी समस्या आई है तो ऐसा लगेगा कि किसी धर्म पे हमला हो रहा है, और इस्लाम को मानने वाले इसकी भर्त्सना ही नहीं कर रहे हैं। कोई चू नहीं। वैसे छोटी छोटी बात पे अभी ट्रिपल तलाक कानून हटाया, मौलाना देखो जाके बैठ जाते टीवी पे, घंटों बोलते रहते, हदीसें दिखाने लगेंगे, सूरा दिखाने लगेंगे, कुरान की आयतें जो है वो बताने लगेंगे। जब इन सब पे बात हो रही फिर चुप, एक तरफ से चुप। कई जगहों पे तो खुशी मनाई जा रही है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते, काफिरों को मार दे। एक देश के अंदर रह के, इस देश के संसाधनों का उपयोग करके ये शब्द कैसे इस्तेमाल हो सकता है? कैसे इतनी नफरत हो सकती है? फिर तो भारत को सिविल वॉर की तरफ ढकेला जा रहा है।